बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। एमडी कैट की लेक्चर सीरीज़ का सिलसिला जारी है और आज का इस सिलसिले का स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 2 है। स्टूडेंट चैप्टर है हमारा मोशन एंड फोर्स और आज इस चैप्टर का बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर के हवाले से अगर कोई फीडबैक आपने देना है तो मेरे इस मेल पर लाजमी मेल कीजिएगा और अगर उससे रिलेटेड आपको कोई कंसर्निंग सवाल है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के सेकंड पोर्शन के ऊपर और हमारा चैप्टर का हिस्सा है मोमेंटम। अच्छा, मोमेंटम को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले बच्चों ने जो डेफिनेशन पढ़ रखी होती है वो ये पढ़ रखी होती है प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ये बेसिकली उसका मैथमेटिकल रिलेशन है जो यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है। असल तो मोमेंटम को डेफिनेशन ये है, क्वालिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ओके, तो असल डेफिनेशन यह है कि क्वालिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी वाज कॉल्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। यूनिट इसका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। डायमेंशन इसकी लिखी जाएगी mlt-1। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1। ओके स्टूडेंट्स, डायमेंशन में देखें, हम इसको दोबारा से यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। वेलोसिटी की डायमेंशन lt-1 है और मास की डायमेंशन कैपिटल M। तो एक्चुअल डायमेंशन आपके पास आ जाएगी mlt-1। मोमेंटम बेटा आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम अगर वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? याद रखिएगा, मोमेंटम की डायरेक्शन हमेशा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होती है। जिस डायरेक्शन में हम बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, वेलोसिटी हमेशा उसी डायरेक्शन पर एप्लीकेबल होती है। तो अब ये देखें, ये वही जो अभी मैंने बात बोली कि रिलेशन आ गया है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन का मोमेंटम के साथ। तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी और डेल्टा टी। अब यहाँ पर आपको सिर्फ फार्मूला याद रखना है क्योंकि हमारा ताल्लुक सिर्फ MCQs को हैंडल करने से है इस लेक्चर के अंदर। अब इसमें इसकी डेरिवेशन वाला पोर्शन आपने पूरा शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया हुआ है तो वो यकीनी तौर पे आपको आता होगा थर्ड चैप्टर के अंदर। यूनिट इसका भी फोर्स है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन। ठीक है, ये एक इसका रिलेशन है। फोर्स किसके इक्वल होती है? ma के इक्वल। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर की जाए तो mg इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। यहाँ पर इस फार्मूले में एक छोटी सी चीज़ साथ ऐड ऑन करें, वो ये है कि डेल्टा से क्या मुराद है। डेल्टा से मुराद, अगर मैं मास को कांस्टेंट लिखता हूँ बाहर, तो फाइनल वेलोसिटी vf माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो बाज़ MCQs कुछ इस नेचर का आ जाता है कि यहाँ पर एक MCQs में आप डिस्कशन करता हूँ आपके साथ, वो ये है कि इनिशियल वेलोसिटी अगर ज़ीरो है और उस बॉडी का मास लेट से 1 किलोग्राम है, तो उसका टोटल टाइम ऑफ ट्रेवल कैलकुलेट करके बताएं विद फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये MCQs इस तरह के बनते हैं MD कैट में। अब देखें, VI ज़ीरो तो ये सारा फैक्टर ज़ीरो, मैथ से कट जाएगा। G की वैल्यू आप यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली लिखें 10 और VF कितना आपके पास 2 है डिवाइडेड बाय T आपने मालूम करना है। तो अप्रॉक्सीमेट टाइम आपके पास कितना आता है? 2 डिवाइडेड बाय 10, यानी 1 का 5th पार्ट, 1/5 सेकेंड। तो आप ऐसी कोई भी वैल्यूज़ आपको आ जाएं तो आप उससे रिलेटेड जो सा है वो टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर टाइम गिवन है तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एमसीक्यूज को रीड करना, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना काम है कि आपको किस किस्म का और किस नेचर का एमसीक्यूज मिल रहा है तो ये रिलेशन सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन और मोमेंटम का, लेकिन वो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन करेगा, सिर्फ टाइम गिवन करेगा या वेलोसिटी, तो दो वैल्यूज़ गिवन करेगा, बाकी आपको कैलकुलेट करनी होगी। तो इस तरह के एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने पड़ सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। ये भी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, और बेटा याद रखिएगा ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम यहाँ पर अप्लाइड फोर्स की बात करते हैं। ये जो फोर्स है ये किसी बॉडी पर अप्लाइड फोर्स है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंटेनर में गैस मालिक्यूल्स कंटेन है तो कुछ फोर्सेस जो सी हैं वो इस गैस मालिक्यूल्स की वजह से होंगी, जिसे उसकी इंटरनल एनर्जी या इंटरनल फोर्सेस कहा जाता है। तो ये जो न्यूटन की फोर्स है जो मोमेंटम पर यूनिट टाइम की रेशो से एक्सप्लेन हो रही है, ये अप्लाइड फोर्स है। जब हम एक्सटर्नल फोर्स एफ इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये डिफरेंस याद रखिएगा कि मोमेंटम की वजह से जो फोर्स है वो हमेशा एक्सटर्नल फोर्स होती है। आगे चलें, मोमेंटम का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इम्पल्स। आई इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम पर लार्ज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स क्रिएट करना। यूनिट बनता है न्यूटन सेकेंड। मूविंग बॉडी मे और मे नॉट हैव इम्पल्स, ठीक है। ये एक्सरसाइज का साइड बॉक्स इंफॉर्मेशन में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज बनते हैं। लार्ज इम्पैक्ट ऑफ फोर्स ऑन शॉर्टर इंटरवल ऑफ टाइम डेफिनेशन है, और ये वाली इंपॉर्टेंट बात है। ये सारी ऊपर वाली बातें तो किताब में पढ़ी हुई हैं, की पॉइंट्स की सूरत में मैंने आपके सामने लिख दी। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो एमटी कैट के लिए आप लोगों ने नहीं तैयार करनी है कि आप लोगों ने फोर्स इनटू टाइम का ग्राफ बनाना है, ठीक है। फोर्स इनटू टाइम का जो एरिया है ग्राफ का वो इम्पल्स को रिप्रेजेंट करता है, एफ इंटू टी ग्राफ, ये आप लोगों ने बनाना है। आगे चल के स्लाइड में ये मैं बता दूंगा कि ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, या ग्राफ जो सा है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। ये अगली स्लाइड के अंदर जो सा है वो बना होगा ग्राफ, वहाँ इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आप लोगों ने ये पॉइंट याद रख लेना है कि एरिया अंडर द फोर्स टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द इम्पल्स। बेटा ये मोमेंटम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, मतलब ये रिलेशंस इसी फार्मूला से ड्राइव किए गए हैं, ठीक है। पोटेंशियल मोमेंटम किसके बराबर है, टू मैस काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट के। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला देखें क्या होता है। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आपके पास होता है 1/2 m इंटू वी स्केयर। टू यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। बाकी क्या बचेगा आपके पास, एम वी इंटू वी। अब एम वी आपके पास क्या है, मोमेंटम है, तो पी आ जाएगा, वी यहां पर आकर क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय वी। तो ये फार्मूले की छोटी सी डेरिवेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पर अब स्टूडेंट्स थर्ड वाले फार्मूले को देखें। ये फार्मूला आपके पास कहाँ से है, काइनेटिक एनर्जी फॉर चार्जेस। सेकेंड ईयर के फर्स्ट चैप्टर में आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्यू डेल्टा वी। क्यू हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, डेल्टा वी हमारे पास पोटेंशियल है। चेंज इन पोटेंशियल है तो इसको डायरेक्ट अगर लिखा जाए यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस वी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपके पास क्या होती है, 1/2 एम वी स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ आप मैथ से मल्टीप्लाई करेंगे और टू दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होगा। मैथ से जब मल्टीप्लाई करेंगे ये रिलेशन आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, टू यहाँ मल्टीप्लाई होगा, मैथ हमने खुद से मल्टीप्लाई किया है, इलेक्ट्रॉन चार्ज वी पोटेंशियल। अब ये किसकी वैल्यू है, मोमेंटम के स्क्वायर की वैल्यू है, तो 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और आखिरी स्टेप में आप इसका अंडर रूट लें, आखिरी स्टेप में जब आप इसका अंडर रूट लेंगे तो ये रिलेशन आपके पास बनेगा अंडर रूट 2m इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर ये रिलेशन डायरेक्ट लिखा हुआ है, डेरिवेशन मैंने आपको ये करवा दी है, ठीक है। अब देखिए बेटा नेक्स्ट आपके पास जो सा है वो आई की वैल्यू लिखी हुई है एम वी एफ माइनस एम वी आई, चेंज इन मोमेंटम है बेसिकली, ठीक है। तो ये तीन रिलेशंस मोमेंटम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं। इनसे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हैं टेक्निकल जो आगे इसी लेक्चर के अंदर आपके साथ डिस्कशन किए गए हैं। तो
तो लेक्चर को नेक्स्ट स्लाइड तक लाजमी सुनिएगा। और आज के इस लेक्चर की इन स्लाइड्स को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सीखो ऑनलाइन फेसबुक पेज पर जाना है। यहाँ पर ये स्लाइड्स आपको मुकम्मल तौर पे सारी की सारी मिल जाएंगी। यहाँ आपने मुझे सीखो ऑनलाइन gmail.com पर मेल करनी है, तो ईमेल के ऊपर आपको ये सारा डाटा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। इसका मकसद सिर्फ ये है कि स्टूडेंट्स की हेल्प की जा सके और मैक्सिमम स्टूडेंट जो उनसे हैं वो एमडी कैट के पेपर को, जो मुश्किल तरीन पेपर समझा जाता है, उसे आसान तरीके से कर सकें। मेरा नहीं ख्याल कि पावर पॉइंट की स्लाइड्स की सूरत में कोई लेक्चर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर मिलेगा इस तरह से प्रेजेंट किया हुआ। तो सबसे बेस्ट और ऑर्गेनाइज लेक्चर आप लोगों को इस चैनल के ऊपर मिल रहे हैं। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट रिलेशन से रिलेटेड कुछ आगे फर्दर रिलेशंस, रेशोज। इस फार्मूले को देखें, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट आ जाए तो दो मोमेंटम का रिलेशन क्या होगा, रेशो क्या होगा, P1 डिवाइडेड बाई P2 √m1 बाई √2, √2 से कैंसिल होगा और रेशो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ मैसेज। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर शॉर्टकट मेथड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। एमसीक्यूज में जब भी उसने कहा कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, रेशो कैलकुलेट करनी है, तो आप इस फार्मूले को इस्तेमाल करेंगे। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए ये फार्मूला बनता है, अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो फिर वेलोसिटीज की रेशो किसके बराबर आएगी, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 के बराबर आएगी। यहाँ से आप मैसेज की रेशो भी फर्दर निकाल सकते हैं। कैसे, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पुट करें, वो क्या होगा, m/2 m1 v1 स्क्वायर 1/2 m2 v2 स्क्वायर। अब देखें 1/2 से कैंसिल, ये v1 इस स्क्वायर को ख़त्म करेगा, ये v2 इस स्क्वायर को ख़त्म करेगा, यहाँ पर आ जाएगा 1, बाकी आपके पास क्या बचेगा, m1 v1 डिवाइडेड m2 v2। अब इसकी रेशो को निकालें तो ये रेशो आपके पास आएगी v2 डिवाइडेड v1 इज इक्वल टू m1 डिवाइडेड बाय m2। लें, ये फार्मूला भी मैंने यहाँ पर इधर इसी फार्मूले से आगे फर्दर ड्राइव किया, जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो ये भी मोमेंटम कांस्टेंट से रिलेटेड है कि अगर मोमेंटम कांस्टेंट हो तो दो बॉडीज की वेलोसिटीज की रेशो उसके मैसेज की रेशो के इनवर्स के बराबर होती है, यानी v2 अवर v1 होगा m1 अवर m2 के। ये भी आप लोगों ने नोट कर लेना है। आगे चलते हैं आप, ये अगर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट हो, ये फार्मूला पता कब इस्तेमाल होता है, ये तब इस्तेमाल होगा जब वो चार्जेस का जिक्र करेगा। ठीक है, याद रखिए चार्जेस का भी मोमेंटम होता है। आप करंट पढ़ते हैं, चार्जेस मूव करते हैं विद द मास एंड वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का कोई मास होगा 1.6 10⁻⁻27 किलोग्राम या 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के मैसेज हैं, ये कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से जब मूव करते हैं तो इनका कोई ना कोई मोमेंटम होगा। तो जब पोटेंशियल और चार्ज कांस्टेंट करेंगे तो फिर इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए रेशोज आपके पास अगेन √m1 अवर m2 के इक्वल आएंगी। लेकिन डिफरेंस क्या होगा ऊपर वाले और दोनों फार्मूलाज के अंदर, इस फार्मूला में डिफरेंस ये है कि ये मैक्रोस्कोपिक के लिए, यानी कार के लिए, बाइक के लिए, ट्रॉलर के लिए, किसी बॉक्स के लिए उसकी मूवमेंट का मोमेंटम, और ये किसके लिए है फार्मूला, ये फार्मूला चार्ज के लिए है। ठीक है, तो दोनों फार्मूलाज दिखने में तो सिमिलर है, लेकिन इस चीज़ को देखें, यहाँ काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है मैक्रोस्कोपिक और यहाँ पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन की चार्ज कांस्टेंट है फॉर माइक्रोस्कोपिक के लिए। तो ये बड़ा बुनियादी डिफरेंस है। ये टेक्निक है छोटी सी जो आप लोगों को याद रखनी है एमडी कैट के लेक्चर्स के लिए। अब आ जाते हैं ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चन। मोमेंटम वेलोसिटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, मोमेंटम और मैस ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन होता है, वेलोसिटी मैस ग्राफ आपके पास कर्व होता है। उसके बाद आता है जी फोर्स टाइम ग्राफ, जो मैंने पीछे जिक्र किया, स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक है, एरिया अंडर द मोमेंटम वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू दी मैस, P इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, mv के इक्वल। ठीक है, तो मैस यहां पर कांस्टेंट है जो किससे मिलेगा, एरिया से मिलेगा। m किसके इक्वल आएगा आपके पास, P डिवाइडेड बाय v के।
तो एरिया अंडर दी मोमेंटम मास ग्राम इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय v, यानी इनवर्स ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होगा। वेलोसिटी मास ग्राफ जो सा है वो किसके इक्वल होगा? वेलोसिटी मास ग्राफ में आपको सबसे पहले एरिया निकालने के लिए टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये कर्व है और कर्व के ऊपर जब आप किसी चीज़ को मालूम करते हैं ग्राफ को, तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। टेंजेंट के नीचे जो शेप बनती है आप उस शेप का एरिया कैलकुलेट करते हैं, वो शेप अप्रॉक्सीमेटली एरिया बनती है ट्रायंगल का। तो वेलोसिटी और मास का रिलेशन, ठीक है, ये भी आपके पास क्या है? इनवर्स है। आपको क्या मिलेगा इसमें? मोमेंटम मिलेगा। तो अब क्या चीज़ होती है कि आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वो ग्राफ में कुछ वैल्यूज गिवन कर देते हैं। ग्राफ बनाएगा, यहाँ गिवन करेगा 2 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम या 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, मोमेंटम कैलकुलेट करें। तो आपने इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के जरिए क्या करना है? अपनी वैल्यूज को मालूम करना है। और फोर्स टाइम ग्राफ किसको बता रहा होता है? फोर्स टाइम ग्राफ आपको इम्पल्स बता रहा होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, इन तमाम ग्राफों के लिए एक और लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जाता है और वो लफ्ज़ है स्लोप का। अगर मैं इसकी स्लोप निकालूं तो वो क्या होती है? वाई टर्मिनल डिवाइडेड बाय एक्स। तो वाई क्या है? मोमेंटम, एक्स क्या है? वी। तो किसके इक्वल आएगा? मैस के इक्वल। ये भी एक तरीका है इसको समझने का। वाई क्या है? मोमेंटम, एक्स क्या है? मैस। तो आपके पास बाकी क्या बचेगा? 1/b बाकी आना चाहिए, ठीक है। फार्मूला बेसिक गलत नहीं करना। उसके बाद इसका निकालें, वेलोसिटी और मास का। वेलोसिटी डिवाइडेड बाय मास। तो P इज इक्वल टू क्या होता है आपके पास? mv होता है। v डिवाइडेड बाय m इज इक्वल टू v। इस तरह से आप इसको निकालें और ये आपस में अल्टरनेट होंगे, तो v डिवाइडेड बाय m किसके इक्वल आएगा? p के इक्वल। तो ये मोमेंटम के इक्वल है। f डिवाइडेड बाय t किसके इक्वल आएगा? f डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू I, इम्पल्स रेशो, ठीक है। स्लोप ऑफ अ ग्राफ इज इक्वल टू द इम्पल्स। जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड अगर आपने एमसीक्यूज ग्रिप करने हैं तो मेरी आपको सजेशन है कि हमारी बुक के एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स को समझ लें, तो आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के जो मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यूज हैं वो सोल्व हो जाते हैं। टोटल मोमेंटम फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। ये क्या है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन है और ये क्या है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। नेट मोमेंटम किसी भी बॉडी का क्या रहता है? कांस्टेंट। मास इनवर्सली रिलेटेड होता है वेलोसिटी के। ये भी थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी इसको देखा है। मोमेंटम से रिलेटेड केसेस कौन कौन से पढ़ते हैं? ये 4 केसेस हमने बुक में पढ़े हुए हैं। शेल एक्सप्लोजन का, बुलेट राइफल का, रॉकेट प्रोपल्जन का, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो का। ये रॉकेट प्रोपल्जन की वैल्यू गिवन है 4000 मीटर पर सेकेंड। शेल एक्सप्लोजन की वैल्यू क्या है? कैपिटल एम वी इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। शेल बिफोर एक्सप्लोजन मोमेंटम क्या होगा? कैपिटल एम कैपिटल वी। आफ्टर एक्सप्लोजन m1 v1 प्लस m2 v2 होगा। राइफल में बिफोर फायर वेलोसिटी 0 तो मोमेंटम 0। उसके बाद क्या रिलेशन आएगा? mv प्लस mv। यहां पर एक छोटी सी चीज समझ लें, mv इज इक्वल टू माइनस स्मॉल एम वी। कैपिटल एम याद रखिएगा हमेशा मैस है राइफल का, कैपिटल वी वेलोसिटी है राइफल की, इसे रिकॉइल वेलोसिटी कहते हैं। अगर ये रिकॉइल वेलोसिटी निकालें तो एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो आप यहाँ पर आपको कहा जा सकता है कि रिकॉइल वेलोसिटी कैलकुलेट की जाए, या आपको कहा जा सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट कैलकुलेट की जाए। तो आप इस फार्मूले की मदद से कर सकते हैं। ये इसी फार्मूले को रीअरेंज किया गया है। रॉकेट प्रोपल्जन का फार्मूला। अच्छा, इसके अंदर एक की पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट जहन में रखिएगा, यूनिट से रिलेटेड है। मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। डिवाइड करें, इस मास का यूनिट क्या होगा? किलोग्राम। तो फिर तो ये यूनिट एक्सेलरेशन के यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर नहीं आता। तो बेटा याद रखिएगा,
रॉकेट प्रोपल्जन के अंदर जो वेलोसिटी लिखी जाती है फ्यूल की, वो क्या लिखी जाती है, मास की वैल्यू यूनिट में, हमारी बुक में वो यूनिट लिखा हुआ है 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये बेसिकली मास है रॉकेट के फ्यूल का। तो यहाँ पर क्या आएगा, किलोग्राम पर सेकेंड। तो ये ऊपर जाकर टोटल यूनिट को क्या करेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस तरह से इस फार्मूले की डायमेंशन इक्वल होगी। तो यहाँ पर आपके लिए कंफ्यूजिंग एमसीक्यूज बन सकते हैं। रॉकेट प्रोपल्जन में कंजप्शन ऑफ फ्यूल 80%, फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो, मास पर यूनिट, टाइम, वेलोसिटी। ये देखें ये वाला फैक्टर, किलोग्राम, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो इन फार्मूलाज में इस बात का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। आगे चले, इसी से रिलेटेड ये रिलेशन मैंने लिख दिया, फ्यूल लिख दिया, और ये वैल्यूज़ भी मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है कि 10,000 किलोग्राम पर सेकंड होता है। फ्यूल कंजप्शन रॉकेट के अंदर मास की पर सेकंड कंसीडर की जा रही होती है, और वेरिएबल मास होता है। जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस बर्न होती जाएगी, रॉकेट का मास कम होता जाएगा, क्योंकि फ्यूल जो सा है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके एग्निशन के अंदर कन्वर्ट होता जाएगा। तो ये छोटी सी चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा कॉन्सेप्ट की। रॉकेट प्रोपल्जन मैक्सिमम हाइट पर जाता है, नीचे लेकर आने वाली फोर्स उसकी इनर्शिया की होती है। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो यहाँ पर जैसे जैसे मेरे जहन में क्लिक होते जा रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ। आपका काम है इन्हें नोट करना और इनसे फ़ायदा उठाना। ये टॉपिक है इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन का। एक आध एमसीक्यूज आता है, ज़्यादा एमसीक्यूज नहीं आते इस टॉपिक से। मैं इसे रिकमेंड नहीं करता, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन तैयार तो करना है 100%। जब आपने तैयारी करनी है तो फिर इसको छोड़ना नहीं है। हेड ऑन कोलिजन है, इन इलास्टिक कोलिजन भी हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को डिफाइन करते हैं जब दो बॉडीज़ का सेंटर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में हो और वो आमने सामने आकर एक दूसरे से टकराएं, तो इसको कहते हैं हेड ऑन कोलिजन। दोनों इलास्टिक के अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहती है, और इन इलास्टिक में अंदर काइनेटिक एनर्जी कभी कंजर्व्ड नहीं रहती। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हम इग्नोर करते हैं, क्योंकि हम बॉडी को सरफेस पर कंसीडर करते हैं। अगर आप अपनी बुक पे देखें तो उसने बॉडी को कंसीडर किया हुआ है कि टू बॉल रोटेटिंग ऑन अ सरफेस ऑफ अर्थ। तो जब वो सरफेस के ऊपर रोटेट कर रही हैं तो फिर हम उनकी पोटेंशियल एनर्जी को इग्नोर करेंगे। फ्रिक्शनल इफेक्ट्स को इग्नोर करते हैं, इन इलास्टिक के अंदर फ्रिक्शनल इफेक्ट कंसीडर होते हैं। दोनों सूरतों में मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास दो तरह की होती है, वन डायमेंशनल कोलिजन एंड टू डायमेंशनल कोलिजन। अब ये दोनों में डिफरेंस है वन डायमेंशनल के अंदर और टू डायमेंशनल में। वन डायमेंशनल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, या तो एक्स एक्सिस में होगी या वाई एक्सिस में। टू डायमेंशनल कोलिजन जो सी है वो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में होती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है बिलियर्ड की गेम। बिलियर्ड की ट्रायंगल को जब आप हिट करते हैं वाइट बॉल से, तो कुछ बॉल्स लेफ्ट साइड पर ट्रेवल कर जाती हैं, कुछ राइट पर ट्रेवल कर जाती हैं, कुछ सीधे सामने वाले बैरियर के साथ या उसकी ब्लॉक के साथ, टेबल के साथ टकराती हैं, तो मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर बॉल्स जाती हैं। उसे आप कहते हैं टू डायमेंशनल कोलिजन। कंजर्वेशन इक्वेशंस, इन वन डायमेंशनल की टू इक्वेशंस हैं, एक मोमेंटम कंजर्वेशन है, एक काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन है। कौन कौन सी भाई, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m1v1 प्राइम प्लस m2v2 प्राइम। ये मोमेंटम की कंजर्वेशन इक्वेशन है, और काइनेटिक एनर्जी की यही कन्वर्ट होगी 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 1/2 m1v1 स्क्वायर प्राइम प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर प्राइम। टू डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन में दो इक्वेशन मोमेंटम की होती हैं और एक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कांस्टेंट तो वही एनर्जी वाली है, मोमेंटम की दो क्यों होती हैं, एक एक्स एक्सिस के लिए लिखी जाती है, एक वाई के लिए लिखी जाती है। वन डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटीज है और टू डायमेंशनल वेक्टर क्वांटिटीज है। वन डायमेंशनल लीनियर है, और टू डायमेंशनल के अंदर एंगल्स इन्वॉल्व होते हैं कि किस किस एंगल के ऊपर बॉडी जो सी है वो ट्रेवल कर रही है। एक्यूट एंगल्स और कम्प्लीमेंट्री एंगल या एक्यूट एंगल्स, ये सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। तो टू डायमेंशनल केस जो है वो थोड़ा आपका क्या है, डिफिकल्ट केस है। नीचे आपके पास लिखी हुई हैं एग्जांपल्स हेड ऑन कोलिजन की और पूल्स बॉल्स हिटिंग एट एन एंगल्स। मैंने बिलियर्ड बॉल की एग्जांपल दी, वो इन इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लीनियर की एग्जांपल्स तो आपके पास काफ़ी सारी मौजूद हैं। हमारी बुक का जो सिलेबस है वो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का है।
हेड ऑन कोलिजन, स्मूथ सरफेस, नॉन रोटेटिंग बोर्ड, ये तीन कंडीशंस आप याद रखेंगे। अच्छा, ये अब केसेस जो से हैं ये पहले आ गए हैं, उससे पहले ये फार्मूला याद रखिएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। लॉन्ग क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, और एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्राइम वेलोसिटीज कैलकुलेट करने को कहा जा सकता है आपको। फार्मूलाज दो याद रखेंगे, फार्मूलाज की टेक्निक याद रख लीजिए, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। V1 V2, V1 V2 दोनों का इनवर्स क्या है, दोनों के इनवर्स M1 प्लस M2 है, ठीक है। V2 के साथ मैस M2 है, V1 के साथ मैस M1 है, 2M1 2M2, और बाकी आपके पास बचेगा M1 माइनस M2, M2 माइनस M1। मैंने इस फार्मूले को इस तरह से याद रखा हुआ है। आपने अगर किसी और मेथड से याद रखा हुआ है तो अच्छी बात है, लेकिन फार्मूलाज को याद करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक डेवलप करें, अपने से कोई टेक्निक डेवलप कर लें तो आपके लिए चीज़ें आसान रहेंगी। एक और मेथड फार्मूलाज को याद करने का तरीका ये है, V1 प्राइम लिखें, V2 प्राइम लिखें, ये एक फैक्टर याद रख लें, इस फैक्टर का इन्वर्स V2 है और इस फैक्टर का इन्वर्स V1 है। तो आप इस तरीके से भी फार्मूलाज को याद रख सकते हैं। इन्हीं फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए चार केसेस हैं। अगर मैसेज इक्वल हैं, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो V1 प्राइम V2 के बराबर होगा V2 प्राइम V1 के, यानी वेलोसिटीज आपस में अल्टरनेट कर जाएंगी। दोनों मैसेज आपस में बराबर है, V2 0 है तो V1 प्राइम 0 होगा और V2 प्राइम V1 के इक्वल आ जाएगा। मैसेज M1 फॉर ग्रेटर देन M2 के, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, V2 0 है तो V1 प्राइम टकराने के बाद माइनस V1 ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। M2 ग्रेटर देन है M1 के, V2 0 है तो रिलेशन क्या आएगा, V1 प्राइम V1 के इक्वल होगा, V2 प्राइम 2V1 के इक्वल होगा। अच्छा, अब ये जो सारे चार केसेस हैं ये तब आपके पास गिवन है जब दो बॉडीज सेम यूनी डायरेक्शनल के अंदर ट्रेवल कर रही हैं। एमसीक्यूज एमडी कैट में थोड़े डिफरेंट लेवल के भी आ जाते हैं। ये दो बॉल्स एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं तो क्या होगा, इससे रिलेटेड पहली स्लाइड पे मैंने वेलोसिटी का फार्मूला बता दिया कि जब दो बॉडीज आपस में एक दूसरे को अप्रोच कर रही हो तो उनकी वेलोसिटीज आपस में एड अप होती हैं। टकराने के बाद दोनों की वेलोसिटी एक दूसरे के क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी। एक तो ये केस है। दूसरा केस ये कि बॉडीज दोनों एक दूसरे से अवे मूव कर रही हो। जब ये एक दूसरे से अवे कर रही होंगी तो नेट वेलोसिटीज आपस में क्या होती हैं, सबट्रैक्ट होती हैं, और ये कभी भी कोलिजन नहीं करती। जब ये कोलिजन नहीं करती तो ये दोनों इक्वेशन जो सी हैं वो इस किस्म के केस के लिए एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो लिहाजा जो हमारी बुक का केस है कि हम लोगों ने बॉडी को यूनी डायरेक्शनल मूव करवाया हुआ है, उसके दो ऑपोजिट केसेस भी आप लोगों को आने चाहिए एमडी कैट में एमसीक्यूज के सोल्यूशन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, अब एक अच्छी खासी लंबी डिस्कशन के बाद अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ एमसीक्यूज। एमसीक्यूज बहुत कम मैंने यहाँ पर आपके साथ शेयर किए हैं। या और अगेन एक बात याद रखिएगा, एमसीक्यूज में वो पॉइंट्स कोशिश की है क्लियर कर दूं जो मैं पीछे स्लाइड्स में आपके साथ शेयर नहीं कर सका। अगेन एमसीक्यूज को स्टार्ट करने से पहले आपको अगर ये स्लाइड्स चाहिए तो आप फेसबुक पेज को विजिट करें, आपको ये यहाँ पर मिल जाएंगी। सीखो ऑनलाइन के नाम से फेसबुक का पेज है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, और आप मुझे मेल करेंगे, मेल करके भी आप अपनी किसी भी किस्म की क्वेरी जो सी है उसका आंसर ले सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर फॉर अ रीजन मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझे मेल करेंगे तो आपको लाजमी इसका रिस्पॉन्स मिल जाएगा। पहला एमसीक्यूज है, टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इंपल्स, फोर्स या एनर्जी। तो बेटा याद रखिएगा, टोटल चेंज इन मोमेंटम क्या है, m1v1 माइनस m2v2 किसके इक्वल होता है, f क्रॉस t के इक्वल। तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास आता है इंपल्स के, ठीक है, F क्रॉस T इंपल्स होता है। सेकंड एमसीक्यूज है, एट व्हाट स्पीड मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी हैज सेम वैल्यू। किस स्पीड के ऊपर काइनेटिक एंड मोमेंटम एनर्जी जो सी है उसकी वैल्यू सेम होती है। इसका आंसर है 2 मीटर पर सेकंड। देखिए मोमेंटम क्या है, PV है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, 1/2 mv स्क्वायर है। दोनों को इक्वल करें, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी, mv इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर। मैथ से कैंसिल होगा, एक वेलोसिटी से कैंसिल होगी, बाकी बचेगा 2v इज इक्वल टू v स्क्वायर
तो v स्क्वायर माइनस 2v किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल। इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, v प्लस 2v, v माइनस 2v, तो आपका आंसर आएगा v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। एक दफा प्लस 2 आएगा, एक दफा माइनस 2 आएगा, तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड है। यहां पर आप क्वाड्रेटिक वाला फैक्टर यूज कर लेंगे, v कॉमन लेंगे, अंदर आएगा v माइनस 2, v 0 के इक्वल होगा और v माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा, आंसर आ जाएगा v इज इक्वल टू 2। ये मैथ का आप जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करेंगे। ये अच्छा ट्रिकी एमसीक्यूज है, ये पॉइंट आपके साथ शेयर नहीं कर सका एमडी कैट में, याद रखें स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जाता है कि क्या किसी पॉइंट पर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जीज की वेलोसिटीज बरा, अगर कोई बॉडी ऐसी मूव कर रही हो तो किसी स्पीड पर उनका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो इसका आंसर आपको याद हो जाना चाहिए कि 2 मीटर पर सेकंड के ऊपर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ मूविंग बॉडी फ्रीली फॉलिंग इज इक्वल टू, फ्रीली फॉलिंग बॉडी का मोमेंटम चेंज वेट के इक्वल होता है। F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, एम जी डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज मैंने लास्ट स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था, वहां जाकर नोट कीजिएगा, ठीक है। और एक दफा मैं यहां पर भी बता देता हूं एमसीक्यूज वाले पोर्शन में भी, डेल्टा पी क्या है, मैस वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम टी इज इक्वल टू एम जी। मैस मैस से कट जाएगा, जी की वैल्यू 10 है, वी आई अगर 0 हो और कोई बॉडी अपना जर्नी 5 सेकंड में पूरा करती है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताएं क्या होगी। तो अब ये फॉर्मूला आपके पास क्या कन्वर्ट होगा, जी इज इक्वल टू वी एफ आवर टी। तो जी की वैल्यू आपके पास कितनी है 10, टी की वैल्यू इधर जाके मल्टीप्लाई होगी 5, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। अब यही वाला फार्मूला आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो वी एफ किसके इक्वल लिखा जाएगा, जी टी के इक्वल लिखा जाएगा अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो। तो देखें यही फार्मूला रिलेट करता है किससे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो ये वो कमाल है फिजिक्स का जो जाती तौर पे मुझे बहुत पसंद है। टेक्निकल बातें हैं कि एक कॉन्सेप्ट दूसरे से लिंक कर रहा होता है अगर थोड़ी सी तवज्जो करें, और उसी से ही एमसीक्यूज जनरेट हो रहे होते हैं और आपको परेशान कर रहे होते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। अ बॉल ऑफ मैस 0.2 किलोग्राम स्ट्राइक्स अ वॉल at 10 meter per second and rebounds at 8 meter per second in opposite direction। अब यहां पर इतनी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद जिन बच्चों ने एफएससी तवज्जो से की हुई है उन्हें केस पता चल जाएगा कौन सा है। बॉल है जिसका मैस क्या है 0.2, कितनी वेलोसिटी से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड, तो m1 कितना होगा 0.2, v1 कितना होगा 10 मीटर पर सेकंड, रिवर्स वेलोसिटी कितनी है 8 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हुआ कि मैस m2 बॉडी का बहुत ज्यादा लार्ज है। तो ये कौन सा केस है, m2 इज लार्जर देन m1, और v2 यहां पर दीवार है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 होगी। तो अब आपको यहां से केस समझ आ जाना चाहिए। टाइम ऑफ कांटेक्ट उसने 0.01 सेकंड दिया है, इंपल्स आपने कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला देखें, I इज इक्वल टू डेल्टा पी एम वी एफ माइनस एम वी आई टी। सबसे पहले I इंपल्स आ जाएगा -3.6 न्यूटन, और इंपल्स ही आपने कैलकुलेट करना है। इसी एमसीक्यूज को कन्वर्ट भी किया जा सकता है, अगर वो आपसे फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहा जाए और ये गिवन ना करे तो भी आप वो केसेस वाला जो आगे मैंने आपको बताया था 4 केसेस हैं, आप उसके जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए वेरिएशंस है एमसीक्यूज में जो आपको समझ आनी चाहिए। collision in which linear momentum and kinetic energy is conserved। कौन सी collision है, परफेक्टली इलास्टिक collision है जिसमें लीनियर और काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड होती है, और परफेक्टली इलास्टिक collision प्रैक्टिकली कभी पॉसिबल नहीं होती, ये बात याद रखिएगा। डायरेक्शन ऑफ इंपल्स इज ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। आगे चले। 100 ग्राम बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट एंड रीबाउंड विद सेम स्पीड आफ्टर हिटिंग द फ्लोर इफ कांटेक्ट टाइम विद द ग्राउंड इज 0.05 सेकंड।
स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज एवरेज फोर्स एक्सर्ट बाय द ग्राउंड। फॉर्मूले को देखिए, सबसे पहले डाटा लिखें, इंपल्स लिखा जाएगा I इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी, डेल्टा पी किसके इक्वल आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई के, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन को, तो मोमेंटम में चेंज क्या आएगा, 2mv के इक्वल आएगा। मास कितना गिवन है, 100 ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 ग्राम आएगा। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 10 मीटर पर सेकेंड, तो चेंज इन मोमेंटम कितना आ जाएगा, 2 किलोग्राम। टाइम कितना गिवन है अब आपको, 0.05 सेकेंड, तो फोर्स इंटू टी इज इक्वल टू आई और एफ इज इक्वल टू आई बाय टी, तो इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम, या डेल्टा पी डिवाइडेड बाय टी भी आप लिख सकते हैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 0.005, 400 न्यूटन इसका आंसर आएगा। तो अब ये एमसीक्यूज ट्रिकी एमसीक्यूज है, इस एमसीक्यूज की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। इससे रिलेटेड एमडी कैट और ई कैट के सवाल आपको वेलकम कर सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको तैयार करेंगे। आगे चलें, क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड व्हाइल कैचिंग अ फास्ट बॉल, दिस एक्शन, एक क्रिकेट प्लेयर कैच पकड़ते वक्त अपने हाथों को नीचे की तरफ लेकर जाता है। ये एक्शन बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक्शन बेसिकली टाइम कोलिजन को बढ़ाता है या इंक्रीज करता है, कि ज्यादा टाइम कोलिजन बढ़े, जिसकी वजह से इंपल्स फैक्टर जो सा है वो ज्यादा क्रिएट ना हो। इंपल्स मतलब लार्ज फोर्स, तो इन दैट वे बेसिकली आप फोर्स ऑफ द बॉल का इंपैक्ट रिड्यूस कर रहे होते हैं। तो राइट आपके पास आंसर आएगा, रिड्यूस फोर्स बाय इंक्रीजिंग द टाइम। Two objects of mass is 2 kilogram and 4 kilogram have equal impulse applied which have greater final velocity। देखिए भाई, इंपल्स का फॉर्मूला I इज इक्वल टू डेल्टा P इज इक्वल टू एम वी, V का मैस के साथ रिलेशन इनवर्स, ऊपर मैंने ग्राफ भी आपको ये पढ़ाए थे, स्मॉलर मैस हायर वेलोसिटी, तो बेटा याद रखिएगा स्मॉलर मैस हायर वेलोसिटी, तो टू ऑब्जेक्ट मैस 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम हैव इक्वल इंपल्स अप्लाइड विच हैव ग्रेटर फाइनल वेलोसिटी, तो जिसका मैस कम होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, तो 2 किलोग्राम इसका आंसर आएगा। When the retarding time is increased during the impact, then average force is, retarding time increased हो जाए during the impact, तो impulse momentum के मुताबिक change in momentum is equal to f average into delta t। अगर change in momentum fix है, retarding time increase है, तो फार्मूला आपके पास क्या है, f average is equal to delta p over delta t। आपकी एवरेज फोर्स क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, क्योंकि टाइम के साथ एवरेज फोर्स का रिलेशन इनवर्स रिलेशन बनता है, तो इसका आंसर आएगा आपके पास डिक्रीज। टू मैसेज 2 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड एंड 2 मीटर पर सेकेंड, टोटल मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम इज, टोटल मोमेंटम m1 v1 प्लस m2 v2, मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर है, दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं, डायरेक्शन ऑपोजिट है तो नेगेटिव साइन आएगा। फॉर्मूला लिखेंगे मैस का 2, वेलोसिटी 3, m2 3, v2 आपके पास 2 आएगा, तो टोटल आंसर आ जाएगा 0 न्यूटन पर सेकेंड। अब इस एमसीक्यूज को आप एक छोटे से कॉन्सेप्ट से याद रख सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, मैंने आपसे बोला था कि जब बॉडीज एक दूसरे के करीब आ रही हो, उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है और उनकी वेलोसिटीज आपस में ऐड ऑन होती हैं, तो 3 to the 6 मोमेंटम इनिशियल निकलेगा, 3 to the 6 फाइनल मोमेंटम निकलेगा, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है तो 6 माइनस 6 0, तो ये सोल्यूशन करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं से आप अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कर लेंगे। तो ये एक सेकंड मेथड मैंने आपको एमसीक्यूज का बता दिया। ये एमसीक्यूज ट्रिकी है, तो इसको तवज्जो करिएगा, देखिएगा जरा। रेलवे फ्लैक्टर ऑफ मैस 2000 किलोग्राम इज मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड, m1 गिवन है, मैन का मैस 100 किलोग्राम, रेलवे ट्रैक्टर का मैस गिवन है 2000 किलोग्राम, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 3 मीटर पर सेकंड जिससे रेलवे फ्लैक्टर मूव कर रहा है। अब वो कहते हैं ऑन द सेम रन ऑन द फ्लैक्टर इन द सेम डायरेक्शन है 5 मीटर पर सेकंड, इंसान के भागने की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड गिवन है रिलेटिव टू द कार या फ्लैक्टर के, ठीक है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अ सिस्टम फ्लैक्टर प्लस मैन, जो रेलवे कार या फ्लैक्टर ट्रेवल कर रहा है उसकी और
इंसान की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी आफ्टर द मैन जंप्स ऑफ फॉरवर्ड विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स। कोई एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर नहीं करनी, एक आदमी उस ट्रेन से जंप कर देता है, तो जंप करने के बाद दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बताएं क्या होगी। सबसे पहले तो रिलेटिव वेलोसिटी दोनों का सम होगा, क्योंकि दोनों आपस में एक यूनिडायरेक्शनल के अंदर अलग अलग मूव कर रहे हैं। बिफोर जंप कंबाइन मोमेंटम आप निकालेंगे, वो आपके पास आएगा 6300 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आफ्टर जंप आप क्या करेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे, वो आपके पास आएगा 100 इंटू 800, ठीक है, और ये 2000 है। ये वो वेलोसिटी है जो आपने मालूम करनी है, ठीक है। ये मोमेंटम फाइनल और इनिशियल मोमेंटम हमेशा इक्वल होते हैं, तो 6300 इसकी जगह पर आ जाएगा। और कैलकुलेशन आप करेंगे v के लिए तो आंसर 2.7 आएगा, अप्रोक्सीमेट आंसर 2.80 बनता है। तो ये मोमेंटम से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज है। अगेन इसमें भी रिलेटिव वेलोसिटी वाले कॉन्सेप्ट आपके इस्तेमाल हो रहे हैं। Two balls of equal masses collide elastically. One is at rest, other moves with speed v. After the collision, velocity of initial ball is zero. केस है जी पूरा जो मैंने आपको बताया, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बिटवीन इक्वल मैसेज। ये एक्सचेंज करते हैं वेलोसिटीज को, तो पहली वेलोसिटी जो है वो रेस्ट पर आ जाती है और बॉडी अपनी वेलोसिटी सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देती है। Two equal masses move with each other at 4 meter per second and collide elastically. Their final velocity will be exchange velocities, ठीक है। दो मैसेज एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, आइडेंटिकल मैसेज है, वो इलास्टिक कोलिजन करते हैं, तो वो अपने मैसेज क्या करेंगे, वो अपनी वेलोसिटीज को आपस में एक्सचेंज करेंगे। 2 kilogram mass moving at 5 meter per second strikes a 4 kilogram mass at rest. v2 0 है, v1 5 मीटर पर सेकेंड है, mass m2 है। velocity of v2 ग्राम mass after collision 2 किलोग्राम mass, यानी m1 की velocity क्या होगी। तो बेटा केस स्टडी है, केस स्टडी में v2 0 है तो सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। m1 आपके पास गिवन है, m2 गिवन है, v1 गिवन है, तो v1 प्राइम आपके पास आ जाएगा माइनस 1.67 मीटर पर सेकेंड। तो ये उन फार्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज है। अगेन आपको सिर्फ क्या करना है, स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से रीड करके केस को अंडरस्टैंड करना है कि भाई केस कौन सा है। यहां पर मैं स्टेटमेंट को दोबारा बताता हूं, देखिए स्टेटमेंट का हिंट, स्ट्राइक्स अ 4 किलोग्राम मैस, इसको m2 कह ले, एट रेस्ट, यानी ये बॉडी 4 वाली रेस्ट पर पड़ी हुई है, 4 वाली, तो v2 क्या होगा 0, और 2 वाली बॉडी m1 के साथ जाकर टकरा रही है, तो m2 स्मॉलर है, m2 ग्रेटर है, तो यहां से m1 ग्रेटर m2 आपको मिल जाएगा, v2 इज इक्वल टू 0 होगा। और अगर आपने टेक्स्ट बुक पढ़ रखी है तो इसके बाद आपको आपकी कंडीशन सामने आ जाती है, तो फिर आपको समझ आ जाता है कि आपने कौन सा केस अप्लाई करना है। इस लेक्चर को मैं यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का है। वैसे तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो सा है वो इसी लेक्चर की स्लाइड्स में शामिल है, ये आगे आप देख सकते हैं, लेकिन यही लेक्चर इतना ज़्यादा लेंथी हो गया है तो मैं इसको यहाँ पर क्लोज कर रहा हूँ और उस लेक्चर को मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करूंगा। लेक्चर नंबर 2 का वो सेकंड पार्ट होगा। तो आज का ये लेक्चर हम यहाँ पर कवर क्लोज करते हैं। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी है, आप लोग जो सा है वो मेरी ईमेल मुझे कर सकते हैं। किसी भी किस्म की आप हेल्प लेना चाहते हैं किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो तमाम तर टीचर्स आपको अवेलेबल होंगे सीखो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म से, आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, सीखो ऑनलाइन का, तो वहां पर भी ये सारा डाटा आपको मिलेगा और वहां पर भी हमारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। तो आज के इस लेक्चर से सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम प्रोजेक्टाइल मोशन वाले टॉपिक को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज।